गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग अफ्रीका महाद्वीप जो है आज देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को देख चुके हैं। आज अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या, अफ्रीका महाद्वीप का ज्योग्राफिकल क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का पॉलिटिकल क्या है और अफ्रीका महाद्वीप जो है कि कितने महासागरों से घिरे हुए हैं। ये सब चीज़ों का चर्चा हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में करने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जहाँ तक बात कहा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप जो है आपका, यहाँ पे आप अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है ये देखिए, इधर जो है ये आपका हो गया कौन सा सागर? अटलांटिक महासागर। अफ्रीका महाद्वीप का हम बात करें तो ये हो गया अटलांटिक महासागर। और फिर हम आगे नेक्स्ट का बात करें तो ये हो गया आपका क्या? हिंद महासागर। तो आपसे पूछा जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप किस महासागरों के बीच में है? तो इधर हो गया आपका कौन सा सागर? अटलांटिक महासागर। इधर हो गया आपका कौन सा सागर? हिंद महासागर। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है, ये जो देखते हैं ये है आपका भूमध्य सागर। तो आपसे पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर की ओर कौन सा सागर है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे हिंद महासागर है। हिंद महासागर मिडिल सी है। तो उसके बाद हम लोग जो है कि साउथ, अगर अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा का बात करें, दक्षिणी भाग में क्या है? तो यहाँ भी आपका हो जाता है अटलांटिक महासागर का भाग। तो आप लोग याद रखिएगा इस बात को कि अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप आपका हो जाता है कि अगर पश्चिम की ओर बात करें, वेस्ट की ओर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। अगर अफ्रीका महाद्वीप का ईस्ट की ओर बात करें तो हिंद महासागर। अगर अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर की ओर बात करें तो ये हो जाएगा आपका कौन? भूमध्य सागर। और अफ्रीका महाद्वीप की दक्षिण की ओर बात करें तो हो जाएगा अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का कुछ जल जो है इधर आ रहा है। अफ्रीका महाद्वीप अगर हम लोग जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें फ्रेंड्स, तो आपसे बोलना चाहेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप जो है ये एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा नंबर पर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप जनसंख्या के दृष्टि से भी 2 नंबर पे, क्षेत्रफल के भी दृष्टि से 2 नंबर पे। तो अफ्रीका महाद्वीप को आप जो है दूसरा महाद्वीप बोल सकते हैं कि एशिया के बाद दूसरा नंबर पे अफ्रीका, चाहे क्षेत्रफल में हो चाहे जनसंख्या में हो, दूसरा नंबर पर आता है। चर्चा हम आगे करने वाले हैं कि अफ्रीका महाद्वीप जो है इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें 4 रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसी महाद्वीप है जिससे 4 लाइन, भारत का अगर बात करें 4 लाइन का, तो आपका सबसे बीच में हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रेखा? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे ऊपर हो जाता है कर्क रेखा हो जाता है। उसके बाद नीचे बात करें तो ये हो जाता है आपका कौन सा रेखा? मकर रेखा हो जाता है। तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। उसके बाद हम लोग 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का बात करें तो इस या ग्रीनविच लाइन का बात करें तो ये भी आपका हो जाता है। तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से 4 लाइन गुजरती है, चाहे विषुवत रेखा हो, चाहे कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो, चाहे 0 डिग्री देशांतर रेखा हो। ये चारों का चारों लाइन जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल भी कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में बहुत सारे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो इसको जो है कि एक श्रेणी क्रम में जो है हम लोग दक्षिण अफ्रीका को एक एक पॉइंट उठा के पढ़ते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है, चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी हो, कैसे कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग जो है चर्चा आगे करने वाले हैं कि आप देखिए इस प्रकार से कि आधुनिक बहुत पुराने सभ्यता जो हम लोग बोलते हैं होमो सेपियंस, और मानव की जो उत्पत्ति हुई, मानव जो विश्व में आए, इसे अफ्रीका महाद्वीप से बोला जाता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से हुआ। तो इसलिए हम आप लोगों को लिखे हैं यहाँ पे विश्व का प्राचीनतम भूखंड और आधुनिक मानव जो है सबसे पहले जिसको हम लोग
होमोसेपियंस कहते हैं उसकी उत्पत्ति जो है अफ्रीका महाद्वीप से हुआ। याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप से मानव की उत्पत्ति का विकास हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आधुनिक मानव। तो अगर आधुनिक मानव जो है कि उत्पत्ति कहां से हुआ? अफ्रीका महाद्वीप से हुआ। विश्व का प्राचीनतम भूखंड, सबसे पुराना भूखंड का अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में चारों रेखा गुजरती है। आपको बता चुके हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में चारों रेखा गुजरती है। आगे बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, आर्थिक दृष्टि से बोले, इकोनॉमी बोले तो सबसे नीचे है सब महाद्वीप से। आगे हम लोग बात करते हैं सामाजिक स्थिति जो है ये सबसे नीचे है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संस्कृति। अफ्रीका महाद्वीप की अभी भी संस्कृति जो है कि परिवर्तन नहीं हुआ है, बहुत पुराने सभ्यता से उन लोग जी रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साक्षरता। अफ्रीका महाद्वीप का साक्षरता सबसे कम है। इस प्रकार से ये चारों स्तर अफ्रीका महाद्वीप में पूरे 6 महाद्वीपों में सबसे कम है, इसीलिए इसे अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। याद है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप जो है ये कुल 55 देश। अफ्रीका महाद्वीप बता दें, अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से भी बड़ा देशों वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है आपका सर्वाधिक देशों वाला देश के गिनती में आता है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप सर्वाधिक देशों वाला है तो कुछ भूखंड में लगा हुआ है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये देख रहे हैं, ये भूखंड में लगा हुआ। कुछ ऐसा द्वीप है जो कि पानी में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीपीय वाला देश। उसको बोलते हैं द्वीपीय वाला देश, मतलब द्वीप है, द्वीप में है। जैसे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप एक राज्य है, उस प्रकार से लक्षद्वीप क्या है? एक राज्य है। उसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में भी ऐसे राज्य हैं जो द्वीप में अवस्थित हैं, तो उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश हैं। कितना देश है? 55 देश है। इस 55 देशों में से सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप जो है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द्वीप वाला देश, तो आपका हो जाता है कौन? ये ग्रीनलैंड। देखिए मेडागास्कर का अगर हम बात करें तो मेडागास्कर जो है इससे ये आपका हिंद महासागर में हो जाता है मेडागास्कर। उसके बाद हम लोग सेशेल्स द्वीप का बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप वाला देश सेशेल्स द्वीप है। याद रखिएगा, सेशेल्स द्वीप बहुत ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन है। मेडागास्कर कहाँ है, सेशेल्स कहाँ है, किस पे इसका अधिकार क्षेत्र है? तो याद रखिएगा मेडागास्कर हिंद महासागर में है, सेशेल्स द्वीप छोटा देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है सेशेल्स देश, जो कि छोटा हिंद महासागर में अवस्थित है। मॉरिशस का बात करें तो ये हिंद महासागर में अवस्थित है। उसके बाद केप वर्दे का बात करें तो ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। उसके बाद साओ रोम का बात करें तो ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सबसे हम आपको परिचित करवा रहे हैं कि नक्शा में कहाँ है। ये देखिए, ये आपका मेडागास्कर हो गया। ये जो देख रहे हैं हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप का बात करें तो मेडागास्कर हो जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर हो जाता है। और मेडागास्कर के बाद हम लोग बात करें तो यहाँ तो पीछे आता है सेशेल्स द्वीप। सेशेल्स द्वीप देखिए, यहाँ पे सेशेल्स द्वीप है। उसके बाद सेशेल्स द्वीप यहाँ पे है, सेशेल्स द्वीप के बाद हम लोग बात करें, ये सेशेल्स द्वीप का बात करें, यहाँ विक्टोरिया रानी यहाँ रहती थी। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये आ जाता है मॉरिशस देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश हो जाता है। उसके बाद मेडागास्कर हो गया, सेशेल्स द्वीप हो गया, मॉरिशस हो गया। रट लीजिएगा, हिंद महासागर में। तो अब मेडागास्कर, सेशेल्स और मॉरिशस हिंद महासागर में है। उसके बाद हम लोग चर्चा आगे करते हैं केप वर्दे, साओ टोली, ये इधर आ जाता है जो कि अटलांटिक महासागर में है। आगे याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप आपका ये जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। यहाँ पे देखिए आपका नाइजीरिया हो जाता है। तो चाहे क्षेत्रफल के दृष्टि से हो
चाहे जनसंख्या के दृष्टि से हो, ये जो आपका जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, अब जनसंख्या के दृष्टि से नाइजीरिया हो जाता है, क्षेत्रफल के दृष्टि से आपका जो हो जाता है अल्जीरिया हो जाता है, इसके लिए तो जनसंख्या के दृष्टि से नाइजीरिया हो जाता है और क्षेत्रफल के दृष्टि से अल्जीरिया हो जाता है। अल्जीरिया के बगल में ट्यूनीशिया है, लीबिया है, मिस्र है। मिस्र देश का भी हम लोग बहुत चर्चा करने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे एग्जाम यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या कुछ भी हो। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखिए ये जो है ये सिंह आकार का हो जाता है, सिंह आकार का, इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब हॉर्न मतलब सिंह, सिंह का आकार का जो देश होता है तो सिंह का आकार का जब देश कहा जाए तो सिंह का आकार का कौन सा देश है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो आपका सोमालिया, इथियोपिया हो जाता है, केन्या हो जाता है, ये आपका सिंह का देश। तो आपको बोलेगा हॉर्न ऑफ एशिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कितने देश है बताइए, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश है यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें 4 देश आते हैं। बराबर पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं है कि अफ्रीका महाद्वीप में हॉर्न ऑफ अमेरिका किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश है। तो देखिए यहाँ इरिट्रिया हो जाता है, जिबूती हो जाता है, सोमालिया हो जाता है और आपका इथियोपिया हो जाता है। चारों से हम आपको परिचित करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अफ्रीका हो जाता है, इथियोपिया हो जाता है, उसके बाद केन्या हो जाता है, इरिट्रिया हो जाता है। तो ये आपका जो है कि 4 देश ऐसे हैं जो कि आपका अफ्रीका का सिंह कहा जाता है। और सोमालिया सबसे चोर देश है, ये आप जान लीजिएगा। जहाजों को लूटना उसका धंधा है, चोरी करना उसका बिजनेस है, उसका अपना पैसा है। तो हम लोग आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो जाता है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप वाला देश, अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप वाला देश का नाम बताइए, तो हो जाता है सोमालिया। सोमालिया के बारे में आपको बोले, सोमालिया जहाजों को लूट लेता है। जो भी यहाँ जो देख रहे हैं ये आपका हो जाता है कौन सा सागर, लाल सागर, और ये हो जाता है भूमध्य सागर को ही जोड़ने वाली स्वेज नहर है, सबको पता होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्वेज नहर जो है यहाँ पे है, और ये भूमध्य लाल सागर, ये लाल सागर, ये भूमध्य सागर, और यहीं पे क्या होता है कि सोमालिया देश जो भी यहाँ से जहाज, बड़ी बड़ी जहाजें जाती है, सोमालिया देश उसको क्या करता है, लूट लेता है। चोर देश के नाम से जाना जाता है सोमालिया देश को। चर्चा हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या है, अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप वाला देश सोमालिया देश, वही आपका सोमालिया हो जाता है। इस प्रकार से कर्क रेखा पे गुजरने वाला 7 देश हैं जो कि अफ्रीका में अवस्थित है। तो कर्क रेखा पे गुजरने वाला 7 देश है, उसके बाद मकर रेखा पे गुजरने वाला, उसके बाद विषुवत रेखा पे गुजरने वाला या भूमध्य रेखा पे गुजरने वाला, कितने देश हैं इस रेखा पे बसने वाले, इस सब का चर्चा हम आपको करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अफ्रीका में कर्क रेखा पे अवस्थित जो है 7 देश है। ये पश्चिमी सहारा, उसके बाद मोरिटेनिया हो जाता है, इसके बाद माली, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, ये देश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाता है आपका कर्क रेखा पे अवस्थित, देखिए यहाँ पे कर्क रेखा ले जा रहे हैं, कर्क रेखा ले जा रहे हैं। तो कर्क रेखा पे आपका क्या हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया, उसके बाद मोरिटेनिया हो गया, उसके बाद माली हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, लीबिया हो गया, उसके बाद सूडान हो गया, मिस्र हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो सूडान नहीं आता है, मिस्र आता है, तो मिस्र आ जाता है। तो 6 देश और एक 7 देश मिस्र लगा के 7 देश होते हैं जो कर्क रेखा पे अवस्थित है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मकर रेखा पे अवस्थित कितने देश हैं, जो कि मकर रेखा पे 4 देश हैं, और 4 देश में से एक ऐसा देश है जो आपका द्वीप वाला देश है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने की संभावना रहता है कि बताइए कि कर्क रेखा पे बसने वाला द्वीप वाला देश कौन सा है, जिसके चारों बगल पानी है उसको द्वीप कहते हैं। तो द्वीप वाला देश कौन सा है, तो हम लोग आते हैं बात मकर रेखा में। तो ये देखिए ये आपका हो जाता है मकर रेखा। तो मकर रेखा का बात हम लोग करते हैं तो नामीबिया हो जाता है, बोत्सवाना हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, मोजाम्बिक हो जाता है और मेडागास्कर हो जाता है। अगर हम लोग मकर रेखा का बात करते हैं, नामीबिया हो जाता है, बोत्सवाना हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, मोजाम्बिक हो जाता है और मेडागास्कर एक ऐसा द्वीप है, मेडागास्कर एक ऐसा देश है जो कि द्वीप वाला देश है। आगे हम लोग बात करते हैं भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इस पर बसने वाला अफ्रीका महाद्वीप में 6 देश है
और एक द्वीप वाला देश है जिसे साओ टोमो कहते हैं। तो अगर हम लोग भूमध्य रेखा को अगर गुजारते हैं अफ्रीका महाद्वीप को, तो भूमध्य रेखा में देख लीजिए यहाँ पे आपका हो जाता है गोबेर हो जाता है, कांगो हो जाता है, कांगो गणराज्य हो जाता है। इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं कांगो गणराज्य हो जाता है, युगांडा देश हो जाता है, उसके बाद जो है कि कानिया हो जाता है, केनिया हो जाता है और सोमालिया, वही सोमालिया है। तो सोमालिया एक ऐसा देश है जहाँ पे दो रेखा गुजरती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि दो नहीं है, एक है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि पर्वतमाला, ये तो आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा का बात हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पर्वतमाला की, पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में कितने पर्वत है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहला सबसे बड़ा पर्वत हो जाता है एटलस पर्वत, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एटलस पर्वत बताइए किस महाद्वीप में है, तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप का जब हम लोग बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत, और ये नवीन जैसे हिमालय का बात करते हैं, भारत में हिमालय जो है, भारत में हिमालय और नवीनतम पर्वत है, मतलब नया पर्वत है। तो भारत में हिमालय से पहले वहाँ तैतीस सागर था, तो वहाँ नया हिमालय की उत्पत्ति हुई, वहां से बहुत सारी नदी निकली। जो आपको इंडिया ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल से हम बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। आगे अभी हम लोग बात करते हैं एटलस पर्वत के बारे में। जिस प्रकार से हिमालय है उस प्रकार से एटलस पर्वत भी है, जो कि नवीनतम पर्वत है, और नवीन वलित पर्वत भी है। नवीन वलित पर्वत की श्रेणी में भी रखा जाता है एटलस पर्वतमाला को। आगे हम लोग बात करते हैं कि एटलस पर्वतमाला जो है 3 देश अफ्रीका के हैं जो फैले हुए हैं एटलस पर्वतमाला, जिसमें आ जाता है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। तो ये 3 देश हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत से घिरे हुए हैं। आगे हम डेक्कन स्वर्ग का बात करते हैं, तो डेक्कन स्वर्ग आपका दक्षिण अफ्रीका में हो जाता है। डेक्कन स्वर्ग यहाँ आपका दक्षिण अफ्रीका में हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डेक्कन स्वर्ग का सर्वोच्च चोटी, अगर हम लोग एटलस पर्वत का सर्वोच्च चोटी का बात करते हैं फ्रेंड, तो एटलस पर्वत का सर्वोच्च चोटी रहता है जिसको हम लोग टोबल या ट्यूबकल का भी कहा इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग किलिमंजारो, किलिमंजारो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किलिमंजारो देश का बात करिएगा तो ये तंजानिया में पड़ता है। किलिमंजारो ये तंजानिया हो जाता है, तंजानिया में ये होने, तंजानिया देश में मतलब कि यहाँ पे किलिमंजारो एक पर्वत है किलिमंजारो, जिसको कि हम लोग इसको किलिमंजारो का सर्वोच्च चोटी भी कहते हैं। किलिमंजारो जो है सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद हम लोग किलिमंजारो का पर्वतमाला का ही सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो है। उसके बाद हम लोग कैमरून पर्वत का बात करते हैं, तो कैमरून पर्वत ये ज्वालामुखी पर्वतमाला है, और कैमरून पर्वतमाला और हम लोग बात करते हैं डेक्कन स्वर्ग का, तो दोनों का दोनों पर्वतमाला डेक्कन स्वर्ग और आपका हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो दोनों का दोनों पर्वतमाला आपका कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका जो है कि ज्वालामुखी पर्वतमाला है, और तंजानिया और कैमरून का पर्वत जो है आपका युगांडा में हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग सर्वोच्च चोटी, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम लोग जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में नदी को देख लेते हैं, नदी कहाँ कहाँ है। तो नदी का जब बात करें तो नदी में हो जाता है सबसे पहले नील नदी। नील नदी जिसको विश्व का सबसे बड़ी नदी कहा जाता है वो नील नदी है। नील नदी ये अफ्रीका महाद्वीप में है नील नदी। तो नील नदी के बारे में हम लोग पूरा देखते हैं कि नील नदी क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह। नील नदी को पहले हम लोग नक्शा के अगर माध्यम से देखें तो नक्शा के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ पे एक विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, और इस प्रकार से बहते हुए नील नदी भूमध्य सागर, ये तो हम आपको बोले ही है कि भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर में गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है नील नदी। विक्टोरिया झील से निकल के भूमध्य सागर में गिर जाती है नील नदी। उसके बाद जब हम लोग आगे चर्चा करते हैं तो नील नदी के बारे में देख लिए कहाँ से निकलता है, अफ्रीका में है नील नदी, विश्व का सबसे बड़ी द्वीप है नील नदी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नील नदी जो है आपका ये विक्टोरिया झील से निकल के भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी का सहायक नदी का अगर बात करें तो नील नदी का सहायक नदी जो होता है, तो नील नदी का सहायक नदी जो हो जाता है ब्लू नील नदी। इसे ब्लू नील नदी कहाँ से है, क्या हम आपको नक्शा के माध्यम से बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि नील नदी जब मिस्र में जाती है तो एक झील का निर्माण करती है। नील नदी जो है आपका, ये नील नदी जो देख रहे हैं मिस्र देश में जाती है, यहाँ एक बांध का निर्माण करती है, जिस बांध को हम लोग नासिर बांध कहते हैं, जिस बांध को हम लोग नासिर बांध कहते हैं। तो नील नदी मिस्र में जाके एक झील का निर्माण करती है, जिस झील को नासिर झील कहते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि उसके बाद मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है।
मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र देश जो देख रहे हैं, ये मिस्र देश जो है, ये मिस्र देश नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र देश, मिस्र जिसका राजधानी कहाँ है, मिस्र का राजधानी काहिरा है। तो मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि ये बात किसने कहा था कि नील नदी मिस्र का देन है। इतिहास के जो जन्मदाता हैं हेरोडेटस ने कहा था कि मिस्र जो है नील नदी का देन है। यहाँ पे एक और जी के आपको हम बता देते हैं कि आप डेल्टा शब्द का प्रयोग करते हैं मैथ में या ज्योग्राफी में। डेल्टा, तो डेल्टा जो नदी जहाँ जाती है, नदी जहाँ गिरती है वहाँ एक त्रिभुजाकार का डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे हम लोग बात करते हैं गंगा का डेल्टा को न्यू मोड़े द्वीप कहा जाता है, गोदावरी का डेल्टा, ये दक्षिण भारत में जितने भी नदी पूर्वी घाट पे गिरती है सभी डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, वो डेल्टा शब्द देने वाले व्यक्ति जो थे उसका नाम था हेरोडोटस। तो हेरोडोटस के बारे में 3-4 इतिहास आप जाने कि हेरोडोटस जो है ये मिस्र को नील नदी का देन कहने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति था। उसके बाद आज हम लोग भी कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाला व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस और मिस्र का देन कहने वाला नील नदी का हेरोडोटस। आगे हम लोग बात करते हैं विक्टोरिया झील से निर्माण होके, विक्टोरिया झील से निकल के ये नील नदी जो है उसके बाद इसका नाम जो है श्वेत नील नदी के नाम से जाना जाता है। श्वेत नील नदी आपसे पूछा जाएगा, जैसे गंगा का बात करते हैं तो गंगा नदी का नाम गंगा नदी से पहले भागीरथी नदी होता है, उसी प्रकार से नील नदी का नाम नील नदी से पहले श्वेत नील नदी के नाम से जाना जाता है जब वह विक्टोरिया झील से निकलती है तब। उसके बाद जो है उत्तरी सूडान, हम लोग उत्तरी सूडान का बात अगर करें तो ये जो है आपका सूडान हो जाता है। ये सूडान में हम लोग उत्तरी सूडान यहाँ से ऊपर में बांट देते हैं तो ये उत्तरी सूडान हो जाता है, ऊपर वाला भाग को। उत्तरी सूडान में जो है कि उत्तरी सूडान में एक जगह का नाम है जिसे कहते हैं खार्तूम। उत्तरी सूडान में जिसका नाम है खार्तूम एक क्षेत्र का नाम है। उसके बाद इसका नदी का नाम नील नदी हो जाता है। उसके बाद हम लोग चर्चा अगर करें कि इस नदी के बगल में एक जो है कि एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह का नाम क्या है, तो उस बंदरगाह का जब नाम हम बोले एलेक्ट्रोनेड्रिया बंदरगाह कहा जाता है। जो यहाँ गिरती है नील नदी वहां पे एक बंदरगाह का निर्माण करती है भूमध्य सागर में, जिसे हम लोग एलेक्ट्रोनेड्रिया बंदरगाह कहते हैं। नील नदी के किनारे जो बसा था, नील नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता को हम लोग जो कहते हैं उसे नील नदी की सभ्यता कहते हैं। नील नदी के किनारे जो सभ्यता बसा उसे हम लोग क्या कहते हैं, नील की सभ्यता कहते हैं। उसे हम लोग नील नदी का या मिस्र का सभ्यता कहते हैं। नील नदी का भी सभ्यता कहते हैं और मिस्र का भी सभ्यता कहते हैं। तो नील नदी के किनारे बसने वाले सभ्यता को मिस्र की सभ्यता या नील नदी की सभ्यता कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मिस्र का पिरामिड किस नदी के किनारे बसा है। आपसे पूछेगा कि मिस्र का जो पिरामिड है वो किस नदी के किनारे बसा है, वो नील नदी के किनारे बसा है। चर्चा हम लोग आगे करते हैं। दूसरा नदी का जब हम लोग बात करते हैं तो कांगो नदी, जायरे नदी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि कांगो नदी या जायरे नदी एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा कि जायरे नदी या कांगो नदी एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चर्चा हम लोग करेंगे कांगो नदी निकलती कहाँ से है, तो कांगो नदी निकलती है कहाँ से, कटंगा का पठार से। याद रखिएगा कि आपका कांगो या जायरे नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, हम आपको दिखा रहे हैं नक्शा में, वो जो है कहाँ से निकलती है, तो कटंगा के पठार से निकल के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कौन नदी, कांगे नदी या जायरे नदी। उसके बाद हम लोग जाम्बेजी नदी का बात अगर करें तो जाम्बेजी नदी भी कटंगा का पठार से निकल के वो भी जो है हिंद महासागर में गिर जाती है। ये आपका हो गया कौन नदी, जाम्बेजी नदी। और जाम्बेजी नदी का खासियत क्या है, ये एक बांध का निर्माण करती है और एक जलप्रपात का निर्माण करती है। अगर बांध का नाम बोलिए कि जाम्बेजी नदी कौन सा बांध का निर्माण करती है, जिस प्रकार से नील नदी
नासिर बांध का निर्माण करती थी, उसी प्रकार से जम्बेजी नदी भी एक बांध का निर्माण करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कड़ीबा का पठार, कड़ीबा का बांध, जिसे हम लोग बोलते हैं कड़ीबा का बांध, जिसे हम लोग बोलते हैं कड़ीबा का बांध, जिससे जम्बेजी नदी से निर्माण होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सा बांध, कड़ीबा बांध। अगर हम लोग इस जम्बेजी नदी से एक जलप्रपात का भी निर्माण होता है, अगर हम लोग जलप्रपात पूछे कि बोलिए जम्बेजी नदी से जो जलप्रपात बनता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाता है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण जम्बेजी नदी से होता है। आगे हम लोग बात जब करें कि ये एक नाइजर नदी है, जो अक्सर पूछे जाते हैं, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये किस लिए, कौन सा तेल, मिट्टी तेल या पेट्रोल या डीजल, किसके लिए, ये पेट्रोल का बहुत बड़ा यहाँ पे एक भंडार है। कहाँ पे भंडार है, तो ये आपका जो है कि नाइजर नदी पे जो है, नाइजर नदी के पास एक पेट्रोल का बहुत बड़ा भंडार है, इसलिए हम इसे तेल नदी के नाम से भी जानते हैं। गिनी के खाड़ी में गिर जाती है ये नदी, जो आपका नाइजर नदी है, और ये भी नाइजर नदी भी एक बांध का निर्माण करती है। इस बांध का नाम होता है कैंजी बांध। क्या होता है, कैंजी बांध। और इस नाइजर नदी को हम तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो चर्चा हम लोग आगे करते हैं। अगर हम लोग मरुस्थल का बात करें तो मरुस्थल में हम लोग देखते हैं क्या है, मरुस्थल में सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो देखिए मरुस्थल का जब बात करें, मरुस्थल का अर्थ होता है मरी हुई भूमि, जहाँ जिस भूमि पर कोई भी आशा नहीं है उसे मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल मतलब मरी हुई, स्थल मतलब भूमि को मरुस्थल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग मरुस्थल का बात करें तो देख लीजिए अफ्रीका ये महाद्वीप है, यहाँ पे सहारा मरुस्थल है। आपको बता दें कि यहाँ पे भूमध्य सागर या इटली, अभी इटली का बात करते हैं, कोरोना से सबसे ज्यादा झेल रहा है। अगर इटली का हम लोग बात करते हैं तो इटली में लोह रक्त की वर्षा होती है, लाल वर्षा होती है। वो किसका अभिश्राप है, तो वो भूमध्य सागर से जल लेती है और सहारा मरुस्थल से बालू लाल उठाती है और जाके इटली में लाल वर्षा करा देती है, जिसे हम लोग बोलते हैं लोह रक्त की वर्षा। कहाँ होती है, इटली में होती है। वो किसका देन है, सहारा मरुस्थल का। तो सहारा मरुस्थल जो है ये टोटल 11 देशों में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल बोल सकते हैं, क्योंकि पहला मरुस्थल अंटार्कटिका महाद्वीप जो बोले हैं वही मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन अगर अंटार्कटिका महाद्वीप को ऑप्शन में नहीं दिया है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को ऑप्शन में नहीं दिया है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल हो जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल या अंटार्कटिका महाद्वीप दिया है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का बात करें तो वो आपका अंटार्कटिका मरुस्थल हो जाएगा। आगे जब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये इसके बारे में जानते हैं कि सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला है, सहारा मरुस्थल। उसके बाद जो है कि कालाहारी मरुस्थल का अगर हम लोग बात करें तो कालाहारी मरुस्थल का बात करें तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। कालाहारी जहाँ पे पक्षी शुतुरमुर्गी सबसे ज्यादा जो है, शुतुरमुर्गी अगर है तो वो कालाहारी मरुस्थल में है। और अगर हम लोग आगे बात करें झील का, तो झील देखिए विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील जहाँ से नील नदी निकली, तो विक्टोरिया झील जो है युगांडा, तंजानिया और केनिया, युगांडा, तंजानिया और केनिया 3 देश से ये जो है आपका विक्टोरिया झील जो है अवस्थित है। विक्टोरिया झील अवस्थित है 3 देश में, युगांडा, तंजानिया और केनिया, जो आप नक्शा के माध्यम से यहाँ पे देख रहे हैं। आगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील हो जाता है सुपेरियर झील, जो आपका कनाडा और अमेरिका के मध्य में अवस्थित है, लेकिन ज्यादा भाग अमेरिका में है सुपेरियर झील। इसीलिए सुपेरियर झील का संज्ञा यूएसए अमेरिका को दिया जाता है। लेकिन विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील का बात करें तो ये आपका हो जाता है कौन सा झील, विक्टोरिया झील। अगर विश्व में सबसे बड़ा मतलब झील का बात करें तो आपको पता होना चाहिए कैस्पियन सागर है, लेकिन झील भी है। क्यों, कैसे, आपको यूरेशिया नाम पढ़ाएंगे। आगे अभी हम चर्चा करते हैं कि भूमध्य, देखिए तंजानिया हो गया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील हो गया। भूमध्य रेखा पर अवस्थित झील, अगर भूमध्य रेखा पे अवस्थित झील का बात करें तो आपका विक्टोरिया झील होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता
है कि बताइए कि भूमध्य रेखा पे अवस्थित झील कौन सा है, तो विक्टोरिया झील उसका उदाहरण में से एक है जो आपका भूमध्य सागर में अवस्थित है। अगर नासिर झील का बात करें तो नासिर झील मिस्र देश जो है आपका, ये मिस्र देश नासिर बांध का भी निर्माण कर रहा था नील नदी, उस प्रकार से नासिर झील भी है जो आपका मिस्र में है। अगर चाड झील का बात करें कि चाड झील कहाँ है, तो ये चाड झील जो है एक दो देश में फैला हुआ है, चाड झील बहुत लंबा देशों में फैला हुआ है, तो ये आपका हो जाता है नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून, ये 4 देशों में फैला हुआ है जो आपका चाड झील है। अगर टाना झील का बात करें तो आपका हो जाता है इथोपिया में है आपका टाना झील। और देखिए अगर घास का मैदान का बात करें तो अफ्रीका में 2 तरह के घास के मैदान होते हैं, जिसमें एक उपोष्ण होता है, एक शीतोष्ण होता है। अगर उपोष्ण घास का मैदान का बात करें तो उपोष्ण में आ जाता है सवाना, जो कि पूरा उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा फैला हुआ है, जिसको हम लोग सवाना घास के नाम से जाना जाता है। सवाना किस प्रकार के घास का मैदान है, तो सवाना आपका हो जाता है कैसा घास का मैदान, उपोष्ण घास का मैदान भी बोल सकते हैं, उष्ण घास का मैदान भी, क्योंकि ये जो है कि उष्ण उपोष्ण के क्षेत्र में पाया जाता है। अगर शीतोष्ण घास का मैदान करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, शीतोष्ण में, जिसे हम लोग इसको वेल्ड के नाम से जानते हैं। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान वेल्ड होता है। जो आपसे पूछा जाता है कालाहारी मरुस्थल में कौन सा घास का मैदान है बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, कि वेल्ड वेल्ड वेल्ड। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल में ये दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद अगर शीतोष्ण का उपोष्ण का बात करें तो ये सवाना घास का मैदान हो जाता है। अब हम लोग कुछ खनिज को देख लेते हैं। अगर हम लोग खनिज का बात करते हैं तो खनिज में हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो आपका खनिज में मुख्य रूप से अफ्रीका जो है हीरा और सोना के लिए जाना जाता है, और तेल क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए भी जाना जाता है, जो आप देखें कि आपका इस प्रकार से जो है कि नील नदी के किनारे था, या नाइजर नदी के किनारे देखे पेट्रोलियम का भंडार था, इसलिए नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से ये हीरे और सोना के लिए जाना जाता है, हीरा और सोना के लिए जाना जाता है, उस प्रकार से जोहान्सबर्ग का अगर जो दक्षिण अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग, ये जो है वेट वाटर्स रेड स्वर्ण भंडार है। यहाँ पे जो आपका जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में है। आगे जब हम लोग बात करें तो आगे देखिए क्या होता है, किमरेले की खान बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। जोहान्सबर्ग और किमरेले की खान, ये हीरे के लिए जाना जाता है, ये भी किमरेले की खान दक्षिण अफ्रीका में है, कालाहारी मरुस्थल में अवस्थित है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किमरेले की खान हीरे की खान है, दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। अगर कटंगा का पठार कहें, जहाँ से नदी निकल रही थी, कटंगा का पठार का बात करें हम लोग, जम्बेजी नदी जहाँ से निकल रही थी, तो कटंगा का पठार ये तांबा के लिए जाना जाता है। और कटंगा का पठार कहाँ अवस्थित है, ये कांगो गणराज्य या जायरे, कांगो गणराज्य, या ये जो आप देख रहे हैं कांगो गणराज्य, इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो गणराज्य या जायरे नदी के नाम से, यहाँ देख लीजिए कांगो गणराज्य या ऐसे देश का नाम जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है ताड़ का तेल, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ताड़ का तेल कहाँ से अवस्थित है। ताड़ का तेल का बात करें तो ताड़ का तेल जो है ये नाइजीरिया देश में एक भंडार है जहाँ ताड़ का तेल मिलता है, और अवस्थित वहाँ भंडार है ताड़ का तेल। अगर ये क्वेश्चन भी VVI नहीं, बहुत ज्यादा VVI है कि जिंजीबार या पोंगा या पेंगा भी बोलते हैं इसको, तो पेंगा या जिंजीबार जो है जो तंजानिया देश में है, किस देश में है, तंजानिया देश में है। वो लौंग के लिए, लौंग जो काला वाला लंबा वाला खाते हैं उसको हम लोग लौंग बोलते हैं, तो लौंग जो होता है वो तंजानिया देश से अवस्थित मतलब उसका निर्यातक है। और ये जो है कि पेंगा या जिन्हें बात करते हैं। अगर हम लोग जनजाति का बात करें, अफ्रीका में कौन सा जनजाति पाई जाती है, तो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल में बगदू जनजाति पाया जाता है। अगर कालाहारी मरुस्थल का बात करें तो बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में जो जनजाति पाए जाते हैं, जहाँ भारत के गांधी जी जो है वहीं पे गए थे दक्षिण अफ्रीका में, तो उस प्रकार से जो है वहीं पे कालाहारी मरुस्थल है, उसमें जो है कि बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद अगर हम कांगो बेसिन का बात करें कि कांगो बेसिन में बोलिए कौन सी जनजाति होती है, तो वहां पे पाई जाती है पिग्मी या बंतू जनजाति पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आप लोग से जो है कि अफ्रीका हो गया, अब आपका उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया हो गया।
ये दोनों पार्ट जो है हम आपको 2 पार्ट में करेंगे। ये आपका दक्षिण उत्तरी अमेरिका एक पार्ट में और यूरेशिया को एक पार्ट में लेंगे, जिसमें एशिया को अलग बांट देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आप लोगों के लिए अगर लगता होगा मेहनत करते हैं तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।